सम्मानित शिक्षक साथियों नमस्कार। मैं डीके सिंगौर, प्रदेश अध्यक्ष ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन। कल सोमवार को एसोसिएशन के द्वारा रिव्यू पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है और इसी को लेकर के विगत 3-4 दिनों से मैं यहाँ दिल्ली में ही हूँ। हमारे साथी जो हैं वो इस बात को लेकर के बहुत फिक्रमंद थे कि TWTA के द्वारा रिव्यू पिटीशन फाइल करने में इतना विलंब क्यों किया जा रहा है, जबकि एसोसिएशन जब से ये मुद्दा सामने आया तब से लगातार सक्रिय है और न्यायालय की बात तो करता ही रहा है। तो इसके बाद जो है ये विलंब को लेकर के जो चिंताएं हैं, तो उसके संबंध में साथियों से मैं पहले भी चर्चा करता रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो 110 पेज का निर्णय है और जो सामान्य बातें हमारे दिमाग में आती हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है टीईटी को लेकर के ये रिट्रोस्पेक्टिव है, इसीलिए गलत है। तो सिर्फ इतने कह देने से अकेले सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं बनने वाली है, इसीलिए पूरे तथ्यों के साथ हम इसमें उपस्थित होना चाह रहे थे। यही विलंब का मुख्य कारण है। तो इसके संबंध में जो तथ्य एसोसिएशन के द्वारा रिव्यू पिटीशन में रखे गए हैं उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो उसमें तीन चीज़ें कम से कम मुख्य रूप से हैं। सबसे पहला तो यही है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में सिर्फ टीईटी को ही अनिवार्य किया है और टीईटी को अनिवार्य करने के पीछे उनका तर्क यही है कि आरटीई एक्ट की धारा 23(2) में यह उल्लेखित है कि इन सर्विस टीचर 5 साल के अंदर अपनी न्यूनतम अर्हताएं को अर्जित करें। इसी को आधार बना करके उन्होंने टीईटी को अनिवार्य किया है। तो ये प्रश्न यहाँ बहुत उठता है बार बार कि जब वहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की गई है तो माननीय जज उस मिनिमम क्वालिफिकेशन में 3 चीजें हैं। एक है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दूसरा है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और तीसरा है टीईटी। तो सिर्फ यहाँ पर टीईटी को ही क्यों अनिवार्य किया है, ये प्रश्न माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी रखा जाना चाहिए। वहाँ पर उन्होंने मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको क्यों नहीं रखा। तो ये यदि हम इस पे जाते हैं तो यदि हम ये देखें कि यदि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में टीईटी की जगह यह कहा होता कि 2 साल के अंदर सभी शिक्षक आरटीई एक्ट के 23(2) में जो उल्लेखित मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको पूर्ण करें, तब क्या होता। तब ये देखा जाए तो उस समय मिनिमम क्वालिफिकेशन पे यदि हम चर्चा करें तो आरटीई एक्ट के अनुसार एनसीटी ने न्यूनतम योग्यता जो रखी है, प्रावधान जो किया है, उसमें आज की डेट में चाहे वो प्राइमरी टीचर हो चाहे मिडिल टीचर हो, जो उनकी अर्हकारी योग्यता होती है, जो अर्हकारी परीक्षा के आधार पे जो नियुक्ति हुई है, उसमें मिनिमम 50% मार्क्स की अनिवार्यता है। और जबकि जब भर्तियां हुई थी, चाहे 2001 के पहले या ये कहें आरटीई एक्ट के पहले, आरटीई एक्ट के पहले जो भी भर्तियां हुई हैं उसमें परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं रही है। तो ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जिनके क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो 50% से कम है। तो यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यूनतम योग्यता की बात यदि कहता तो हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी जो हैं टीईटी की तो परीक्षा देते ही देते, साथ में वो हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन की भी फिर से उनको परीक्षा देनी पड़ती है और 50% से या उससे ऊपर मार्क्स जो है उनको लाने पड़ते। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा एक प्रकार से संवैधानिक संकट भी कह सकते हैं वो सामने आ जाता। तो शायद सम्मानित जज जो है इस चीज को शायद जानते रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन को न लेकर के सिर्फ टीईटी की बात की है। तो ये तो देखा जाए तो एक प्रकार से बिल्कुल गलत है। यदि आप सही है, अपनी जगह बिल्कुल सही है, मानते हैं
कि आरटीई एक्ट में जो लिखा है न्यूनतम क्वालिफिकेशन उसमें टीईटी शामिल है, तो फिर सिर्फ टीईटी को ही क्यों लिया? फिर आपको जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन को ही लेना था। तो यहाँ पर ये गड़बड़ है। तो एक तो बिंदु ये है। दूसरा ये है कि एक प्रश्न बहुत बार बार आ रहा था। ये तो हम जान रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो कई दृष्टिकोण से जो है न्याय संगत नहीं है, असंवैधानिक है, अव्यवहारिक है, ये हम सब जान रहे थे। लेकिन उसको कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए कोई सूत्र नहीं मिल रहा था, क्योंकि यदि हम सिर्फ कोर्ट में इतनी बात कहें कि ये जो है भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है, रिट्रोस्पेक्टिव है ये आदेश, तो इसलिए इसे निरस्त किया जाए, तो सिर्फ इतना कहने से काम नहीं बनने वाला। क्योंकि वहां पर हमको ये बताना जरूरी है कि टीईटी रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है। ये भूतलक्षी प्रभाव से नहीं लिखा है, बल्कि पूरी तरह से जो है भविष्यलक्षी है। ये हमको सिद्ध करना जरूरी है और इसीलिए हम इस प्रयास में थे कि कोई सूत्र, कोई छोर ऐसा मिले जिससे कि हम इसको सिद्ध कर सकें। तो वो सूत्र जो है हमारे सामने है और इसी को लेकर के हमने रिव्यू में उसको बात को रखा है। उसको समझने के लिए एक चीज ये जानना आवश्यक है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में किस तरीके से टीईटी को अनिवार्य क्यों बनाया है, या अपना निर्णय इस तरीके से क्यों दिया है, इसको समझना सबसे पहले जरूरी है। तो उसका कारण यही है कि आरटीई एक्ट की जो क्लॉज 23(2) है, उसमें ये लिखा है कि इन सर्विस टीचर 5 वर्ष के अंदर अपनी न्यूनतम अर्हताएं जो है या योग्यताएं जो है वो प्राप्त करें। ये प्राप्त करना जरूरी है, ये लिखा है। और वो जो न्यूनतम अर्हताएं हैं, जो उसका क्लॉज 1 है, 23 का क्लॉज 1 है, उसने पावर दिया है एनसीटीई को कि एनसीटीई जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करेगा। तो एनसीटी ने जब मिनिमम क्वालिफिकेशन तय किया तो उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और टीईटी, ये 3 चीजें जो है उसमें उन्होंने रखी है। तो वहां पर जो न्यूनतम योग्यताएं लिखी हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखा है, उसमें एनसीटी ने टीईटी जोड़ दिया है। तो उसी को ध्यान में रख करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिट्रोस्पेक्टिव बना दिया, क्योंकि उसमें लिखा है इन सर्विस टीचर्स। तो इसी कारण से माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि आपके आरटीई एक्ट में ही टीईटी जो है रिट्रोस्पेक्टिव है। तो उनका यही मानना है कि उन्होंने कोई रिट्रोस्पेक्टिव ऑर्डर नहीं किया है। आरटीई एक्ट ही टीईटी को रिट्रोस्पेक्टिव या भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने की बात की है। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय इसी आधार पर है। अब इसको समझने के लिए हमको 2-3 चीजें देखना पड़ेगा। सबसे पहला तो ये है कि एनसीटीई 3 सितंबर 2001 को शिक्षकों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन का सबसे पहला नोटिफिकेशन लेके आया। सबसे पहला नोटिफिकेशन 3 सितंबर 2001 का है एनसीटी का, जिसमें उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की है। तो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन में एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जिसमें कोई बाध्यता परसेंटेज की नहीं रखी है। उसमें सिर्फ यही कहा है कि जो प्राथमिक शिक्षक है, प्राथमिक शाला के शिक्षक हैं, उनमें हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए और जो मिडिल स्कूल के टीचर हैं वो स्नातक पास होना चाहिए। सिर्फ यही कहा गया। 3 सितंबर 2001 के पहले तक तो यही रहा है। 3 सितंबर 2001 में इसके साथ साथ उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण को अनिवार्य किया है। तो 3 सितंबर 2001 के बाद से शिक्षक प्रशिक्षण को अनिवार्य किया गया। इसके पहले शिक्षक प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं था। फिर इसके बाद 3 सितंबर 2001 के बाद जो भी भर्तियां हुई हैं उसमें डीएड बीएड को अनिवार्य रखते हुए भर्तियां हुई हैं। लेकिन जब आरटीई एक्ट आया
तो आरटीई एक्ट में टीईटी और जुड़ गया। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आरटीई एक्ट आया तो उस आरटीई एक्ट कब आया? अप्रैल 2009 में आया। उस समय तक टीईटी की कोई लाइन कहीं पर नहीं लिखी हुई थी। आरटीई एक्ट में भी टीईटी का कहीं भी सीधा उल्लेख नहीं है, क्योंकि टीईटी की अवधारणा जो है वो एनसीटीई की रही है और एनसीटी ने उस समय तक टीईटी की कोई बात नहीं सोची थी। तो जो हमारा लेजिस्लेटिव जो इंटैक्ट रहा है, जो विधायिका की जो सोच रही है, वो एनसीटी रूल जो 2001 है जिसमें कि डीएड बीएड को ही अनिवार्य किया गया था, वहीं तक उसकी सोच रही है। और इसीलिए 23/2 में जो लिखा है 5 साल का जो समय दिया गया है वो डीएड बीएड के लिए ही दिया गया है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान पर्याप्त संख्या में न होने के कारण 5 साल की जो छूट है वो दी जा रही कि संस्थाएं जो है वो शिक्षकों की भर्ती कर सकता है। यदि डीएड बीएड नहीं भी है तो भी शिक्षकों की भर्ती जारी रख सकता है, लेकिन 5 साल के अंदर उन सभी शिक्षकों को डीएड बीएड कराना पड़ेगा। यही आरटीई एक्ट में जो सबसे पहले आरटीई एक्ट जब आया उस समय यही लिखा गया था। कहीं पर भी टीईटी का कोई प्रावधान उस समय कोई सोच थी ही नहीं, लेकिन वहां पर डीएड बीएड शब्द का स्पष्ट उपयोग न करके, मिनिमम शैक्षणिक अर्हता का भी उपयोग न करके सिर्फ न्यूनतम योग्यता का उपयोग किया गया। और न्यूनतम योग्यता आरटीई एक्ट ने जो है वो एनसीटी को ये पावर दिया कि एनसीटी जो है वो न्यूनतम योग्यता को तैयार करे। तो एनसीटी को जब न्यूनतम योग्यता बनाने का अवसर मिला तो 23 अगस्त 2010 को उन्होंने जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं उसमें भी सुधार किया। उसमें कार्यकारी जो परीक्षा है उसमें मिनिमम 50% की शर्त उन्होंने रखी और डीएड बीएड की तो अपने हिसाब से उसमें भी प्रावधान किया गया। लेकिन तीसरा प्रावधान उन्होंने एक नई सोच के आधार पर एक बिल्कुल नया चीज लेकर के आए, टीईटी का। तो जब एनसीटी टीईटी का प्रावधान जब वहां पर कर रहा था तो उससे ये मालूम था कि यदि यहां पर एनसीटी यदि टीईटी को जोड़ देता है तो ये लिंक किससे है? आरटीई एक्ट और धारा 23(1) और 2 से है। 1 से उसको पावर मिला, 2 में उल्लेख है कि न्यूनतम योग्यता 5 साल के अंदर जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको अर्जित करना पड़ेगा। तो यहाँ एनसीटी को ये मालूम था कि यदि यहाँ हम सिर्फ टीईटी को जोड़ते हैं तो ये भूतलक्षी प्रभाव से लागू हो जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव हो जाएगा और जितने सेवारत शिक्षक हैं उनके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। उनको टीईटी पास करना 5 साल के अंदर अनिवार्य हो जाएगा और जो शिक्षक भर्ती हो चुके हैं उस समय के नियमों के हिसाब से, योग्यता जो मापदंड थे उसके हिसाब से भर्ती जब हो चुके हैं तो फिर से उनकी परीक्षा लेना बिल्कुल गलत होगा। तो निश्चित रूप से टीईटी को लेकर के एनसीटी एकदम सतर्क था और वो कोई भी ऐसा संकट शिक्षकों के ऊपर भी नहीं डालना चाहता था, कोई संवैधानिक संकट भी खड़ा नहीं करना चाहता था। इसीलिए जो कार्यरत शिक्षक है उनको टीईटी देने से बचाने के लिए उन्होंने अपने उनका जो नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन के पैरा 4A, 4C और 5 इसमें छूट का प्रावधान उन्होंने कर दिया। पूरी तरीके से शिक्षकों के लिए एग्जिम्पशन का प्रावधान वो लेकर के आए। तो इसका मतलब सिर्फ फिर उससे आशा यही था कि अब जो भर्ती होंगी उनके लिए टीईटी अनिवार्य है, लेकिन जो भर्ती हो चुके हैं
उनको इन एग्जिम्पशन के माध्यम से उन्होंने टीईटी से मुक्त रखा है। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया कहना चाहिए कदम एनसीटीई के द्वारा उठाया गया कि टीईटी की परीक्षा, चूंकि आरटी एक्ट में कोई सुधार कर नहीं सकते था, एनसीटी कर नहीं सकता था, इसीलिए उन्होंने रास्ता निकाला, टीईटी को जोड़ा और छूट का भी प्रावधान रख दिया। तो यही बात हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा कई दिनों से चल रही थी कि आखिर टीईटी का एक तरफ प्रावधान भी कर रहा है एनसीटीई और एक तरफ से छूट भी दे रहा है। तो सीधी सी बात है, छूट का प्रावधान इसीलिए किया गया कि जो कार्यरत शिक्षक है वो टीईटी से मुक्त हो जाएं, लेकिन इसके बाद जो भर्तियां होंगी वो टीईटी के। तो इस प्रकार बहुत ही ज्यादा स्पष्ट हो गया कि टीईटी जो है प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। टीईटी सिर्फ आगे की भर्तियों को सोच करके ये प्रावधान किया गया है, पूरी तरीके से पहले से कार्यरत शिक्षकों को बचाए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर निश्चित रूप से समझने में चूक की है और उन्होंने न्यूनतम क्वालिफिकेशन जो वहां पर लिखा है आरटीई एक्ट में, और चूंकि न्यूनतम क्वालिफिकेशन में टीईटी है तो उसको बस ध्यान में रखा, लेकिन जो एग्जिम्पशन एनसीटी ने दिए हैं उसको टोटल नजरअंदाज किया। यह भी विचारणीय है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में पैरा 62 और पैरा 68 में, विशेष रूप से पैरा 68 में स्पष्ट रूप से ये बताया है कि यहाँ पर कुछ शिक्षकों को छूट का प्रावधान है। लेकिन उन्होंने जब अपना निर्णय पैरा 217 में दिया, 218 में दिया, तो कहीं पर भी उन्होंने इस छूट का उल्लेख न करते हुए सारे कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया। एक चीज और यहाँ पर ध्यान देंगे कि आरटीई एक्ट में संशोधन हुआ 2017 में। कुछ हमारे साथी कहते हैं कि वहीं से गड़बड़ हुई है या वहां पर स्पष्ट प्रावधान जो है वो कार्यरत शिक्षकों के लिए किया गया है। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो संशोधन आया था 2017 में वो 4 साल की अवधि बढ़ाने के लिए ही आया था, और हमारे उस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने विधेयक प्रस्तुत करते समय अपना स्टेटमेंट भी दिया था, और स्टेटमेंट में उन्होंने यही कहा था कि जो शिक्षक प्रशिक्षण के लिए जो 5 साल की अवधि दी गई थी, उस अवधि में राज्य सरकारों ने जो है उसकी पूर्ति नहीं की है और अभी भी शिक्षक प्रशिक्षण से वंचित शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाए हैं शिक्षक। तो शिक्षक प्रशिक्षण के लिए ही, माने डीएड बीएड के लिए ही ये 4 साल का समय और दिया जा रहा है। तो वहां पर कहीं पर भी केंद्रीय मंत्री या मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि ये टीईटी के लिए 4 साल का समय बढ़ाया गया। तो सारी बातों से बिल्कुल ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं पर भी टीईटी जो है भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि सारे प्रावधान, सारी बातें बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि टीईटी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है। और इस प्रकार ये मामला, ये बात हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं। और एक चीज और हम रख रहे हैं कि यदि मान लिया जाए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, यदि ये लागू होता है तो कितने सारे संवैधानिक संकट जो है वो हम शिक्षकों के सामने आएंगे। उसमें एक चीज जो है कि टीईटी के लिए भी अनिवार्यता निश्चित है कि टीईटी के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन या योग्यता जो है वो निर्धारित है। एनसीटी ने अपने 11 फरवरी 2011 को जो उन्होंने गाइडलाइन जारी की है उसमें लिखा है कि टीईटी कौन शिक्षक दे सकता है। तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि वे शिक्षक टीईटी दे सकते हैं जिनका अधिकारी परीक्षा में 50% या उससे अधिक मार्क्स होंगे। तो हमारे जब भर्ती हो रही थी तो सबको मालूम है कि उस समय परसेंटेज का कोई प्रावधान नहीं था। तो हमारे ऐसे बहुत सारे शिक्षक जो 50% से कम है वो टीईटी देने से ही वंचित हो जाएंगे। तो ये एक सीधा
एक बहुत बड़ी समस्या इस आदेश के कारण आ रही है, इस भूतलक्षी आदेश के कारण आ रही है। इसलिए जनरली कोई भी आदेश भूतलक्षी सिर्फ इन्हीं कारणों से नहीं होता। एक और बात है कि मध्य प्रदेश शासन अपने जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, बैगा है, भारिया है, सहारिया है, इनको अपलिफ्ट करने के लिए सामाजिक तौर पे और आर्थिक उन्नति के लिए आगे लाने के लिए शिक्षकों की भर्ती में और कई अन्य विभागों की भर्ती में छूट उन्होंने दे रखा था कि यदि वो निर्धारित जो अर्हता है यदि वो पूर्ण करते हैं तो चयन प्रक्रिया से उनको मुक्त रखा जाएगा और बिना किसी सिलेक्शन प्रोसेस के उनको सर्विस या नौकरी दी जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे शिक्षक हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि अनूपपुर जिले का और हमारे मंडला जिले के नारायणगंज विकासखंड से एक लंबी सूची है शिक्षकों की जो बिना चयन प्रक्रिया के भर्ती हुए हैं। अब सोचिए कि उन शिक्षकों की टीईटी जब होगी तो जो बिना सिलेक्शन प्रोसेस के आए हैं, क्या उनके लिए टीईटी पास करना आसान है? तो जब ऐसे शिक्षक नौकरी से बाहर होंगे तो जो सोच सरकार की रही है इनको अपलिफ्ट करने की, फिर इसके ऊपर भी बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हमारे बहुत सारे मध्य प्रदेश में 2005 के बाद जो शिक्षक भर्ती हुए हैं वो एक स्टेट लेवल की टीईटी को ही पास करके सेवा में आए हैं। तो चाहे एनसीटी का मकसद टीईटी के माध्यम से काबिल शिक्षकों की भर्ती का रहा है, तो 2005 से मध्य प्रदेश में जो बड़ी संख्या में टीईटी स्टेट लेवल की जो टीईटी है, लगभग सिलेबस वही है, बराबर है, एक जैसा ही है, जब वो पास करके आए हैं तो फिर यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा रहा है कि इनका क्या होगा, क्या इनसे दोबारा फिर से टीईटी ली जाएगी। तो ये भी एक प्रकार के बड़ा संकट जो है वो है और इसमें सरकार को और माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो है इस पर भी जो है विचार करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी जिनको ये मालूम है कि उनकी 10 साल की सर्विस है, 15 साल की सर्विस है, तो एक बड़ा बैंक लोन जो है मकान वगैरह आदि के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने लिया हुआ है और यदि वो ऐसे में सेवा से बेदखल हो जाते हैं तो उनकी जो लंबी लंबी बड़ी किस्तें हैं वो कैसे भरी जाएंगी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न है। एक और बात यहाँ पर हमने रखी है विशेष रूप से कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय देते समय ये कहा है कि सेवा से पृथक कर दिए जाएंगे जो टीईटी पास नहीं करेंगे, और उन्होंने थोड़ा सा एक अपने दंड को डाइल्यूट करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हम अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे देंगे और अनिवार्य सेवानिवृत्ति में जो टर्मिनल बेनिफिट है वो उनको दिया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ 90% शिक्षक जो है अध्यापक संवर्ग से आए हैं, ना इनकी तरीके की पेंशन है। पेंशन के नाम में 2-2.5 हजार रुपए पेंशन है, ग्रेजुटी के नाम में 1-1.5 लाख रुपए ग्रेजुटी है, और जब सेवा के 20 से ये पृथक होंगे तो ये टर्मिनल बेनिफिट जो है ग्रेजुटी जो है उनको 50,000 1 लाख रुपए मिलेगी और पेंशन भी जो है वो 1,000, 1,500, 2,000 से ज्यादा नहीं मिलेगी। तो ऐसे शिक्षकों का मध्य प्रदेश में विशेष रूप से देखें तो इनका संकट, इनका जीवन जो है वो संकट में पड़ जाएगा और बहुत सारी त्रासदी इन शिक्षकों के साथ निश्चित रूप से सामने आएगी। तो इस तरीके से और भी तमाम बहुत सारी बातें जो है हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों के साथ वहां पर रखी है और पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश की है और उसमें हम सफल भी होंगे कि ये जो निर्णय है माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही अव्यवहारिक है, असंवैधानिक है और इसमें हमारा पक्ष भी नहीं सुना गया। यदि कभी ये पक्ष सुना गया होता, ये सारी बातें रखी जाती, तो निश्चित रूप से ये निर्णय ऐसा नहीं आता। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सुनवाई चल रही थी वो माइनॉरिटी संस्थाओं के लिए थी और आरटीई एक्ट के बाद जो नियुक्त हो रहे थे शिक्षक और जिनको टीईटी बिना टीईटी के लेने रखने और न रखने को लेकर के विवाद था, वो विवाद तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने श्री दत्ता साहब ने सुलझाया नहीं, उसको हायर बेंच में भेज दिया। लेकिन जो मुद्दा था ही नहीं, जो सेवारत शिक्षक है, कार्यरत शिक्षक है, जो मेजॉरिटी संस्थाओं में है, उनका तो कोई मामला था ही नहीं, लेकिन उनके संबंध में उन्होंने जो है अनावश्यक रूप से ये निर्णय दिया है। और हालांकि उन्होंने अपने निर्णय में बार बार यही कहा है कि ये बच्चों के हित में है और अच्छी क्वालिटी के शिक्षकों
की भर्ती के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में यदि यह आदेश का पालन होगा तो एक बड़ा संवैधानिक संकट, एक शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म देने वाला है कि जो शिक्षक जो 25-25 साल के अनुभव रखते हैं वो सेवा से बाहर होंगे सिर्फ इसलिए कि उन्होंने टीईटी नहीं दिया है। तो 25 साल, 15 साल, 20 साल का जो अनुभव है उसके सामने टीईटी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन और ये भी हम कह सकते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से विगत 3-4 माह से शिक्षक बहुत ज्यादा परेशान है, त्रस्त है, और जो एक अपनी ऊर्जा बच्चों के लिए खर्च कर सकते थे वहां न खर्च करके अपनी नौकरी बचाने के लिए खर्च कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अव्यावहारिक निर्णय के चलते ये हुआ है। तो अब हम सब मिलकर के इन्हीं तथ्यों के आधार पे मैं हमने से सारे शिक्षक साथियों से भी आग्रह करता हूं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में टीईटी की लड़ाई को लेकर के लड़ रहे हैं वो इन सारे तथ्यों को मजबूती से अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखवाएं, और निश्चित रूप से इस टीईटी को हमको वहां पर ये सिद्ध करना है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है। ये इन सर्विस टीचरों के लिए नहीं है, आगे की भर्ती के लिए है, और निश्चित रूप से हमको न्याय मिलेगा यदि हम सही तरीके से सही तथ्यों के साथ अपनी बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं। और इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।